दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में जाना कि सूर्य का जन्म कैसे हुआ, ग्रहों का जन्म कैसे हुआ और ग्रहों के निर्माण के बारे में भी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एस्टेरॉयड बेल्ट का जन्म कैसे हुआ, आंतरिक ग्रहों का जन्म कैसे हुआ और प्लूटो के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको सब समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बाहरी ग्रहों के जन्म के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले बाहरी ग्रह किसे कहा जाता है ये जान लेते हैं। दोस्तों, वैसे ग्रह जो मंगल ग्रह के बाद के ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सभी बाहरी ग्रह कहलाते हैं। इनका जन्म सूर्य के निर्माण के समय बनी डिस्क के बाहरी ठंडे हिस्से में गैस और बर्फ की काफी मात्रा से हुई थी। इस क्षेत्र में सूर्य के कमजोर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव और काफी अधिक पदार्थ की उपस्थिति के कारण हुआ। प्रोटो प्लैनेट तेजी से बढ़ने लगे। एक समय के बाद ये हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्वों को आकर्षित करने के लिए ताकतवर बन गए। इसी क्रम में हमारा बृहस्पति ग्रह का निर्माण हुआ। बृहस्पति ग्रह सौर मंडल के जन्म के 3 मिलियन वर्ष से भी कम समय में बना, जिससे यह सबसे बड़ा ग्रह बन गया। जब बृहस्पति ने बाहरी डिस्क के इतने बड़े हिस्से को निकल लिया था, बचा पदार्थ जमा करने के लिए कुछ ही समय बाद शनि ग्रह का निर्माण हुआ। इसके बाद थोड़ा हाइड्रोजन और हीलियम बचे होने के कारण अगले ग्रह यूरेनस और नेपच्यून का निर्माण हुआ। इन्होंने पानी, अमोनिया जैसे अधिक बर्फ जमा किए। यही कारण है कि हम उन्हें बर्फ के बने ग्रह कहते हैं। इसके बाद बृहस्पति ने ग्रहों को क्षुद्र ग्रह बेल्ट से टकराने नहीं दिया, क्योंकि इसके गुरुत्वाकर्षण ने दर्जनों चंद्रमा और मंगल के आकार के छोटे ग्रहों को अपनी ओर खींच लिया, जिससे वे या तो टकरा गए और अन्य पिंडों में टूट गए या उन्होंने अपना क्षेत्र छोड़ दिया। इस प्रक्रिया में बृहस्पति के बनने के कुछ 10 मिलियन वर्ष के बाद क्षुद्र ग्रह बेल्ट का निर्माण हुआ, जिसमें केवल चट्टान, बर्फ और धातु के छोटे पिंड मौजूद थे, जो सामूहिक रूप से पृथ्वी के द्रव्यमान के 1% से भी कम वजन का है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट में सबसे बड़ी वस्तु सेरस को बाहरी ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक्स और पानी की बर्फ है, जिसका अर्थ है कि यह संभवतः दूर से बना था और फिर बेल्ट में चला आया। आंतरिक और बाहरी ग्रहों के बीच में लाखों क्षुद्र ग्रहों से भरा एक क्षेत्र है। इसमें सौरमंडल के गठन से बसे छोटे चट्टानी, बर्फीले और धातु के पिंड है। इस क्षेत्र में कोई ग्रह नहीं बना। खगोलविदों का मानना है कि बृहस्पति ग्रह के गुरुत्वाकर्षण ने इस क्षेत्र को इतना प्रभावित किया कि कोई भी बड़ा ग्रह आकार नहीं ले सका। बृहस्पति पृथ्वी के आकार का 11 गुना और अन्य सभी ग्रहों की तुलना में 2 गुने से अधिक बड़ा है। यह स्टार बनने के लिए लगभग काफी बड़ा है। 4 चट्टानी ग्रहों में से बुध सबसे छोटा है, जो पृथ्वी के आकार का लगभग 2/5वां हिस्सा है। पृथ्वी और शुक्र लगभग एक ही आकार का है, जबकि मंगल का आकार उनसे लगभग आधा है। दोस्तों, एस्टेरॉयड बेल्ट आंतरिक और बाहरी ग्रहों के बीच में फैला है। सौर मंडल के जीवन के शुरुआत में सूर्य की परिक्रमा करने वाली धूल और चट्टान को गुरुत्वाकर्षण द्वारा ग्रहों ने अपने अंदर समाहित कर लिया था, लेकिन सभी पदार्थ ग्रहों में समाहित नहीं हो पाए थे, जिनसे मंगल और बृहस्पति के बीच का छेद क्षुद्र ग्रह बेल्ट बन गया। कभी कभी लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या बेल्ट एक नष्ट ग्रह के अवशेष से बना है या एक ऐसी दुनिया है जो अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि नासा के अनुसार बेल्ट का कुल द्रव्यमान चंद्रमा से भी कम है, एक ग्रह के रूप में वजन करने के लिए बहुत कम है। एस्टेरॉयड बेल्ट पूरी तरह से बृहस्पति ग्रह के कंट्रोल में है, जो इस मलबे को किसी अन्य ग्रह में समाहित होने से रोकता है। अन्य ग्रहों के अवलोकन वैज्ञानिकों को सौर मंडल को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर रहे हैं। ग्रैंड टैंक के रूप में जाने जाने वाला एक विकासशील सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल के पिछले 5 मिलियन वर्षों में बृहस्पति और शनि दिशा बदलने और बाहरी सौर मंडल में वापस जाने से पहले सूर्य की ओर चले गए थे। फिर रास्ते में उन्होंने मूल क्षुद्र ग्रह बेल्ट के पदार्थों को बिखेर दिया होगा। हमारा सौर मंडल केवल अकेला क्षुद्र ग्रह बेल्ट वाला नहीं है। जेटा लेपोटिक्स नामक तारे के चारों ओर धूल का एक बादल बेल्ट जैसा दिखता है। जेटा लेपोटिक्स के आसपास हमने जो प्रणाली देखी है वह वैसी ही है जैसी हम सोचते हैं कि हमारे अपने सौर मंडल के शुरुआती वर्षों में हुई थी, जब ग्रह और क्षुद्र ग्रह बने थे। दोस्तों, अब हम सौर मंडल में पृथ्वी पर स्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जब चट्टानी ग्रह पहली बार बने थे तो वे बड़े पैमाने पर पिघले हुए थे। सैकड़ों लाखों वर्षों में वे धीरे धीरे ठंडे होते गए। अंततः बुध और मंगल, क्योंकि वे छोटे और ठोस है, वे अपने केंद्र में पूरी तरह से कठोर बन गए। केवल पृथ्वी पर और संभवतः शुक्र पर स्थितियां बीच बीच में बनी हुई थी। पृथ्वी आंशिक रूप से पिघली हुई है। इसकी पपड़ी एक ठोस चट्टान है और इसका आवरण अल्पावधि में कठोर है, लेकिन भूगर्भिक समय के साथ मेटल धीरे धीरे बहता है। पृथ्वी के केंद्र में एक ठोस लोहे का कोर है, जो मैग्मा नामक गर्म तरल में घूमता है। कुछ वैज्ञानिक और बड़े इतिहासकार पृथ्वी परिस्थितियों का वर्णन करने के लिए गोल्डीलॉक्स की स्थिति शब्द का उपयोग करते हैं। पृथ्वी ना तो बहुत गर्म है और ना ही बहुत ठंडी है, ना ही बहुत बड़ी है, ना ही बहुत छोटी है, ना ही सूर्य के ज्यादा पास है और ना ही सूर्य से ज्यादा दूर है, लेकिन जीवन के फलने फूलने के लिए सही है। दोस्तों, अब पृथ्वी के चंद्रमा के बारे में भी थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, हमारे सबसे निकट की चट्टानी वस्तु चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसलिए इसे उपग्रह कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 है। दोस्तों, चंद्रमा कित
उत्पत्ति आज भी रहस्यमय बनी हुई है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री 1969 में चंद्रमा पर गए और चट्टान और मिट्टी के नमूने वापस लाए, इसलिए हम इसके बारे में पहले की तुलना में अधिक जानते हैं। आज का मानक तर्क यह मानता है कि एक छोटा ग्रह पृथ्वी के आकार का लगभग 10वां हिस्सा है, लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी से टकराया होगा। उस समय पतली नई परत के नीचे पृथ्वी अभी भी लाल गर्म थी। प्रभाव से कुछ पदार्थ तरलकृत पृथ्वी में अवशोषित हो गई थी, लेकिन सामग्री में अंतरिक्ष में निकल गई, जहां यह एक कक्षा में बस गई और चंद्रमा के रूप में संघनित हो गई। सबसे पहले चंद्रमा ने पृथ्वी के बहुत करीब परिक्रमा की। यह अभी भी प्रति वर्ष लगभग 2 इंच 4 सेंटीमीटर की दर से दूर जा रहा है। चंद्रमा पृथ्वी पर स्थितियों का महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। चंद्रमा को उत्पन्न करने वाले प्रभाव ने पृथ्वी को अपनी दूरी पर झुका दिया। यह तापमान में पृथ्वी के मौसमी बदलाव का कारण बनता है। इसके अलावा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण महासागरों के ज्वार का कारण बनता है, पृथ्वी की गति को भी कम करता है, जो जलवायु को स्थिर करने में मदद करता है और पृथ्वी के स्पिन को धीमा कर रहा है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर 12 घंटे में पूरा करती थी, लेकिन अब इसे 24 घंटे लगते हैं। दोस्तों, अब हम अपने सौर मंडल के बौने ग्रह प्लूटो के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, साल 2006 से पहले हमारे सौर मंडल में 8 नहीं बल्कि 9 ग्रह माने जाते थे। 9वां प्लूटो के रूप में गिने जाने वाला और हमारे सूर्य से सबसे दूर परिक्रमा करने वाला पिंड है। हालांकि साल 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलविद संघ ने घोषणा की कि प्लूटो को एक ग्रह के रूप में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि यह चंद्रमा से भी छोटा है। यह नेपच्यून से क्षुद्र ग्रह के एक बेल्ट में परिक्रमा करता है और इसके पास पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इसलिए इसे एक बौना ग्रह माना जाएगा। जबकि ग्रह एक तारे की परिक्रमा करने वाला पिंड है। ग्रह गैस और धूल की एक डिस्क के कणों से बनते हैं। जब वे तारे की परिक्रमा करते हैं तो वो आपस में टकराकर चिपके रहते हैं। तारे के निकटतम ग्रह चट्टानी होते हैं, क्योंकि तारे की हवा गैसों को उड़ा देती है और क्योंकि वे तारे के गुरुत्वाकर्षण द्वारा आकर्षित भारी सामग्री से बने होते हैं। सूर्य की प्रणाली में पृथ्वी चट्टानी ग्रहों में से एक है, लेकिन एक अलग प्रकार का ग्रह है जिसमें कठोर और पिघली हुई परतें हैं। दोस्तों, प्रारंभ में बनी पृथ्वी पर लगातार अंतरिक्ष में फैले मलबे की बारिश होती रही। उसे इन पदार्थों के हमले के लगातार खतरे का सामना करना पड़ा। लगभग 4.5 से 3.8 अरब साल पहले अविकसित ग्रह और छोटे क्षुद्र ग्रह बड़ी मात्रा में पृथ्वी से टकराए, जिससे उनकी सतह खराब हो गई। यह घटना लेट हेवी बॉम्बराइड के रूप में जानी जाती है। जब बाहरी ग्रहों का निर्माण हुआ तब उन्होंने बड़ी संख्या में क्षुद्र ग्रहों को आंतरिक सौर मंडल में भेजा। इस घटना ने सौर मंडल के निर्माण के 500 से 600 मिलियन वर्षों के बाद और लगभग 4 अरब साल पहले हुई लेट हेवी बॉम्बराइड को जन्म दिया। दोस्तों, यहाँ लेट हेवी बॉम्बराइड का मतलब देर से हुई बमबारी है। यह भारी बमबारी की अवधि कई 100 मिलियन वर्षों तक चली और यह चंद्रमा और बुध जैसे आंतरिक सौर मंडल के पिंडों पर अभी भी दिखाई जा सकती। पृथ्वी पर जीवन का सबसे ज्ञात प्रमाण 3.8 अरब साल पहले का है, जो लेट हेवी बॉम्बराइड की समाप्ति के लगभग तुरंत बाद की घटना है। लेट हेवी बॉम्बराइड को सौर मंडल के विकास का एक अहम हिस्सा माना जाता है। सौर मंडल के विकास के दौरान धूमकेतुओं को आंतरिक सौर मंडल से बाहर निकाल दिया गया था, जो विशाल ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ था। यह उल्ट क्लाउड बनाने के लिए हजारों एयु दूर जाकर स्थित हो गए। उल्ट क्लाउड सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की सबसे दूर की सीमा पर पदार्थों से बना एक गोलाकार झुंड है, जो लगातार सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके लगभग 800 मिलियन वर्षों के बाद गगन ज्वार भाटी, गुजरते तारे और विशाल आणविक बादलों के कारण उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण व्यवधान ने धूमकेतुओं को आंतरिक सौर मंडल में भेजकर उल्ट क्लाउड को समाप्त करना शुरू कर दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि बाहरी सौर मंडल का विकास भी सौर पवन, सूक्ष्म उल्कापिंड और तारों के बीच के माध्यम के तटस्थ घटकों से अंतरिक्ष अपक्षय प्रभावित हुआ। लेट हैवी बॉम्बराइड के बाद क्षुद्र ग्रह बेल्ट का विकास मुख्य रूप से टकराव द्वारा नियंत्रित किया गया। तो दोस्तों, इन दोनों वीडियो में हमने सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से जाना है। अगर आपने अभी तक इसके पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो देख लेना। मैं स्क्रीन पे वीडियो या डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देना।